सफलता बैच के इस 30 दिनों तक चलने वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों आज इस प्रैक्टिस सेट का 5वां दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। इस भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट बटे मीटर तथा न्यूटन बटे कूलाम दोनों ही हैं। बच्चों याद रखेंगे ई इसको हम लोग कहते हैं बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ई के 3 मात्रक होते हैं, तीनों मात्रक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। सबसे पहले ई बराबर बच्चों होता है वी अपॉन एल। ठीक है, ये पहला फार्मूला। यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो वी वी जिसको हम लोग विभव कह रहे हैं, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। एल जिसको हम लोग लंबाई कह रहे हैं, लंबाई का मात्रक बच्चों क्या होता है मीटर। इसका मतलब क्या है कि ई का एक मात्रक बन जाएगा वोल्ट बटे मीटर। कैसे आया है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। वी इज इक्वल टू बच्चों ई इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन एल। वी विभव जिसका मात्रक वोल्ट, एल लंबाई जिसका मात्रक मीटर, यानी कि ई का एक मात्रक हो गया वोल्ट बटे मीटर। इसके बाद बच्चों दूसरा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। एफ बच्चों क्या है बल, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। क्यू बच्चों क्या है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। इसका मतलब है ई का एक और मात्रक बना न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लोगों को जो हमारा प्रश्न था वो हमें उत्तर मिल चुका है। पहला क्या था कि वोल्ट बटे मीटर और न्यूटन बटे कूलाम इस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो आप कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये मात्रक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही हो रहा है थर्ड। लेकिन एक छोटा सा बच्चों और एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट से बच्चों हम लोग कई तरह के प्रश्नों को एक तो लगा ही रहे हैं प्रश्न, और उस प्रश्न से हम लोग और कितने प्रश्न बन सकते हैं इस संभावना को भी हम लोग बच्चों और तेजी से करते हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और अगर मैं इसमें बच्चों बात करूं एक फार्मूला होता है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर बच्चों इस विभव का यहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला यहाँ पे रखें तो क्या आएगा ई इज इक्वल टू इस v की जगह हम लोग रख रहे हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू, और नीचे बच्चों क्या लिखा हुआ है एल। डब्ल्यू बच्चों क्या है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और क्यू क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। एल क्या है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। यानी ई का तीसरा मात्रक है जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तीनों मात्रक आप जरूर याद रखें। बच्चों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, देखिए किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर क्या होगा। तो इस सवाल से बच्चों रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने सारे लिख दिए हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं शुद्ध प्रतिरोधक। शुद्ध प्रतिरोधक का मतलब क्या है कि ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल और केवल प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब शुद्ध प्रतिरोध में बच्चों क्या होता है कि जो विभव होता है उसको लिखेंगे वी आर से। वी आर क्यों लिखे हैं, क्योंकि विभव का मतलब वी, और किस परिपथ की बात हो रही है आर की, तो वी आर। इसमें क्या होता है कि विभव और बच्चों जो धारा होते हैं वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अब सेम डायरेक्शन में बच्चों चलने के कारण क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए। और बच्चों जो पैरेलल होता है यानी समांतर में एंगल हमेशा कितना बनता है जीरो। बच्चों इस बात को याद रखेंगे कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में कलांतर की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है। बच्चों एस्टे नॉलेज की बात करें अगर इस प्रश्न से रिलेटेड और कितने प्रश्न बन सकते हैं वो ये हैं। मान लेते हैं बच्चों अगर आपसे सवाल में कभी ऐसा पूछा जाए कि आर एल परिपथ में क्या होगा, तो बच्चों अभी मैंने बताया कि जो आर का विभव है वो सीधी लाइन बनेगा ऐसे। ठीक है वी आर, और एल का बच्चों जो विभव होता है वो हमेशा याद रखेंगे ऊपर की डायरेक्शन में बनता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, यानी कि पाई बाई 2। तो कल को बच्चों ये प्रश्न पूछा भी गया है कि अगर आर एल परिपथ में बात करें कलांतर तो कितना होता है पाई बाई 2। फिर बच्चों अगर बात करें कि आर सी परिपथ में कलांतर कितना होगा, तो आर मैंने अभी बच्चों बताया बिल्कुल सीधी लाइन बनती है इस तरह, तो आर की सीधी लाइन। सी की बच्चों जो विभव होती है लाइन वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होती है, और एल की हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में, तो सी नीचे। फिर भी बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90, यानी आर सी परिपथ में बच्चों कलांतर कितना होता है 90। अब बात बच्चों करते हैं एल सी परिपथ की। एल सी परिपथ में क्या होगा, एल सी परिपथ में बच्चों एल का विभव कहाँ है ऊपर की तरफ, सी का विभव किधर बताया नीचे की तरफ। बच्चों इस पूरी कंप्लीट लाइन में कितना एंगल बनेगा 180। तो याद रखेंगे एल सी परिपथ में जो कलांतर होता है वो 180 यानी कि पाई होता है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, डायोड के एन सिरे पर -2.2 का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा। चार ऑप्शन बच्चों आपके सामने लिखे हैं। चालन होगा, भंजन हो जाएगा, भंजन नहीं होगा, अति क्षीण द्वारा धारा प्रवाहित होगी।
तो बच्चों याद रखेंगे कि Pn का प्रतीक कैसे होता है। Pn का प्रतीक बच्चों इस ट्रायंगल के शेप का P होता है और जो ये आगे खड़ी सी लाइन बनी है इसको बच्चों N कहते हैं। इन्होंने कहा है कि P सिरे को पृथ्वी से जोड़ना है, तो P सिरे को पृथ्वी से जोड़ देंगे और N सिरे पर बच्चों वोल्टेज लगाया गया, एक बैटरी अप्लाई की गई है कितनी -2.2 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे बैटरी लगी है और ये वाला सिरा पृथ्वी से जुड़ गया है, तो सिंपल सी बात है यहाँ से चालन संभव है। यानी हम कहेंगे बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इसका मतलब बच्चों चालन होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद फोर्थ प्रश्न पे। M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर मिलकर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध क्या है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले समझना है कि M1 और M2 बच्चों दोनों द्रव्यमान मिल रहे हैं और संलयन का मतलब होता है आपस में मिलकर। प्लस कर दिया, क्या बना रहे हैं? M द्रव्यमान बनाते हैं, तो यहाँ से M द्रव्यमान बनाया और बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे प्लस की ऊर्जा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि दो द्रव्यमान आपस में मिलकर एक M द्रव्यमान का कण बना रहे हैं और साथ में क्या उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा। तो जरा सोचने की बात है कि जब दो M द्रव्यमान के कण मिल रहे हैं तो M तो बना ही, लेकिन साथ में कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई है। बच्चों ये ऊर्जा क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि इन दोनों का टोटल द्रव्यमान एक द्रव्यमान में कन्वर्ट हुआ है और उसके कुछ द्रव्यमान से ऊर्जा चली गई है। तो हमसे पूछा गया है कि इन तीनों M में क्या रिलेशन है। अगर बच्चों इस ऊर्जा को यहाँ से हटा दिया जाए, यानी ये वाली साइड कम हो जाएगी और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मान और इन दोनों की वैल्यू को जोड़ने पर आपस में इक्वल आ रहा है। लेकिन मैंने कह रहा है ऊर्जा को हटा देते हैं। ऊर्जा क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि रिलेशन 3M में पूछा गया है, यानी कि ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपके सामने क्या लिखा है कि फोटोन के गतिज द्रव्यमान का क्या सूत्र है? बच्चों फोटोन क्या है? जो प्रकाश सूर्य से जब निकलता है उसके जो पार्टिकल हैं बच्चों, छोटे छोटे कण हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं? फोटोन। गतिज द्रव्यमान, द्रव्यमान M का फार्मूला पूछा जा रहा है। तो बच्चों E इक्वल टू होता है MC स्क्वायर। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण। और बच्चों प्लांक का समीकरण क्या होता है? E बराबर hν। यानी कि एक फोटोन में कितनी ऊर्जा है आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं और या तो फिर इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्या किया, इस E की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखा, तो E की वैल्यू क्या रखेंगे? hν। इक्वल में क्या लिखा है? MC स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं कि न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, तो इस न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा लिख देंगे। एक C से C कट रहा है, तो यहाँ से बच्चों क्या बचेगा? H अपॉन लैम्डा और इधर से क्या बचा? एक M और एक C, क्योंकि दो C थे, एक C कट चुका है। यहाँ से बच्चों M को हमें यही रखना है, C को नीचे भेज देंगे, तो H अपॉन लैम्डा C किसकी वैल्यू आ रही है? M की। M को सीधा करके लिखेंगे तो H अपॉन C लैम्डा। हमसे पूछा गया था गतिज द्रव्यमान, तो बच्चों आप कहेंगे कि गतिज द्रव्यमान का जो फार्मूला है M इज इक्वल टू H अपॉन C लैम्डा। ठीक है, जहाँ बच्चों H क्या है? प्लांक नियतांक है। तो बच्चों अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न बहुविकल्पी क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। कहा गया है कि एक धातु का गोला है, गोले पर 10 कूलाम आवेश है। सतह पर इसके बच्चों यहाँ पे आवेश दिया गया 10 कूलाम। गोले की त्रिज्या बताई गई है 5 सेंटीमीटर। गोले के भीतर, भीतर बच्चों मतलब किसी यहाँ पे इंटरनल पार्ट में आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों याद रखेंगे गोले के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा? 0, क्योंकि जो बच्चों आवेश दिया गया है वो गोले के सरफेस पर है, अंदर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अंदर कितनी होगी? हमेशा 0 निकल के आएगी। अगर बच्चों यही सवाल कल को ऐसे पूछा जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड गोले के सतह पर कितना होगा, तो इसके लिए बच्चों आप जानते हैं E का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आप 1/4πε0 की वैल्यू रखते, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू बच्चों कितनी लिखते? 10। और आपसे पूछा गया था सतह पर,
तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाती है 5, तो आर का मान कितना रख देते 5। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर इंटरनल पार्ट में पूछेगा तो 0, सरफेस पे पूछेगा तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं रेडियस कितनी लेके 5 लेके, क्योंकि 5 गिवन थी। इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लिखा है कि वाहनों में पश्यदर्शी, पश्यदर्शी का मतलब बच्चों क्या होता है, पीछे का दृश्य देखना। वाहनों में पश्यदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। आप देखते हैं बच्चे, जो ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा होता है, वो मिरर क्या करता है, ड्राइवर उस मिरर की सहायता से पीछे के दृश्य को देखता है। तो बच्चों वो पूछा जा रहा है कि वो दर्पण कौन सा है, तो याद रखेंगे वो दर्पण होता है बच्चों कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। बच्चों दूसरे का दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। नाभिक का आकार, बच्चों याद रखेंगे नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या में जो संबंध है वो r बराबर होता है r0 इंटू ए की पावर 1/3। कोई भी नाभिक किस आकार का है, ठीक है, इसको पता करने के लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, r बराबर r0 ए की पावर 1/3 यूज कर सकते हैं। जहां बच्चों r क्या है, नाभिक की त्रिज्या, त्रिज्या से बच्चों क्या पता चल जाएगा, उसका आकार कितना है। ये बच्चों क्या है, द्रव्यमान संख्या है। और आर नॉट बच्चों हम लोग जिसको जानते हैं आनुभाविक नियतांक। ठीक है, और आर नॉट की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखनी है, कभी कभार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो आपको ये डाटा याद रखना है कि एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप ये प्रश्न समझे होंगे, नाभिक का आकार और उसके द्रव्यमान में संबंध, इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों दूसरे का तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्यावर्ती परपितों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ समझाइए। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया शक्ति गुणांक, तो बच्चों शक्ति गुणांक की क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले इस फार्मूले को देखिए, P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो कॉस फाई है इसी को हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक। तो क्या डेफिनेशन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के अतिरिक्त प्रेरकत्व अथवा धारिता या दोनों हो तब औसत शक्ति क्षय P बराबर इतना होता है। कभी बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर आपको शक्ति गुणांक निकालना है, आपने पढ़े होंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बच्चों टोटल 7 प्रकार के, कौन कौन से, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, आर एल परिपथ, आर सी परिपथ, एल सी परिपथ और एल सी आर परिपथ। ठीक है, 7 में से बच्चों 3 ऐसे सर्किट हैं जिसमें से हम लोग शक्ति गुणांक नहीं निकाल सकते। वो बच्चों कौन कौन से, सिंगल सिंगल वाले, कौन कौन, आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। जब इनको बच्चों अलग से पढ़ा जाता है तो इनके शक्ति गुणांक नहीं फाइंड किए जा सकते। फिर से मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ। अब बच्चों इन तीनों को कंबाइन करके कैसे करते हैं, आर एल परिपथ, आर सी परिपथ, फिर एल सी परिपथ और लास्ट में क्या होता है, एल सी आर परिपथ। ठीक है बच्चों, जो ऊपर के 3 हैं इसमें कभी भी शक्ति गुणांक नहीं आ सकता। यानी जो बच्चों शक्ति गुणांक का बनता है वो तभी बनता है जब आर यानी प्रतिरोध के साथ एल भी हो, सी भी हो, या तो आर के साथ एल और सी दोनों हो। उन्हीं सर्किट में हम लोग शक्ति गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों क्या कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के अतिरिक्त प्रेरकत्व यानी एल अथवा धारिता यानी कि सी या फिर दोनों हो तब औसत शक्ति का ये फार्मूला है। ठीक है, जहाँ कॉस फाई क्या है, शक्ति गुणांक, और जो शक्ति गुणांक का जो मेन फार्मूला है कॉस फाई बराबर वो आर अपॉन जेड होता है। जेड का बच्चों क्या है, प्रतिबाधा। ठीक है, फिर बच्चों आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। हीन मतलब होता है बच्चों क्षय होना, ठीक है, और वाट मतलब शक्ति। ठीक है, और किसका क्षय होना, धारा का। तो देखिए क्या डेफिनेशन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो, यानी कि कोई भी शक्ति पूरी तरह से बर्बाद ना हो, बात समझे, बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, बच्चों हम लोग क्या कहेंगे,
कि वो धारा परिपथ कैसी है, वाटहीन धारा है। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तब परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यानी ऐसा सर्किट जिसमें शक्ति क्षय नहीं हो रहा है, उस स्थिति में उस सर्किट में जो भी धारा बह रही है उस धारा को हम लोग क्या कहेंगे, वाटहीन धारा। ठीक है। अब जो शक्ति क्षय अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पावर कितनी हो रही है, 0, बिल्कुल भी क्षय नहीं हो रही है। बच्चों ये तभी संभव है जब फाई का मान कितना हो, पाई/2। क्यों ऐसा संभव है बच्चों, यहाँ से देखिए, मैंने कहा पी की वैल्यू 0 है। पी की वैल्यू 0 कब आएगी, जब कॉस की वैल्यू 0 होगी। कॉस की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है, तो आप जानते हैं 90 पे 0 होती है। इसका मतलब है उस समय फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90। पी क्या है, औसत शक्ति। ठीक है। तो बच्चों ये था दूसरे का तीसरा प्रश्न। दूसरे के चौथे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र, आपको ये इक्वेशन एक गिवन है। तरंग के तरंग के तरंगदैर्ध्य का मान एवं चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल से। सबसे पहले बच्चों आपको एक ही इक्वेशन दी है तो हम लोगों ने एक ही इक्वेशन लिख ली। ठीक है। अब बच्चों एक ही इक्वेशन की कंपेयर करेंगे E बराबर E0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से। अगर बच्चों कभी कल कोई सवाल यहाँ पे माइनस लगा के आता तो आप यहाँ पे माइनस लगा के कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप इससे तुलना करेंगे तो E0 की वैल्यू क्या लिखी है, 3 इंटू 10⁻⁷। एक्स से एक्स कट जाएगा तो k की वैल्यू क्या है, 0.5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ t से t कट जाएगा तो क्या कहेंगे कि ओमेगा की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11। ओनली कंपेयर किया गया है, तुलना की गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तरंग के तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य का मतलब बच्चों क्या है, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण यानी कि पी की इक्वेशन बतानी। तो बच्चों सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा बच्चों कैसे याद करेंगे, फार्मूला क्या कि k इज इक्वल टू होता है 2π/λ। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या है थी, ये इसको रख दिया गया है 2π में बच्चों क्या है, लैम्डा। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। तो क्या कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 2π/0.5 इंटू 10⁻3। इसके बाद बच्चों क्या है कि 2π ऐसे रखेंगे। पॉइंट को बच्चों अगर हटाया जाए तो ऊपर एक 0 आएगा तो ये 10/5, 10⁻3। 5 को बच्चों 10 से कैंसिल किया जाए तो 2 बार कैंसिल होगा। और जैसे बच्चों 2 बार कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 दूना 10। बच्चों 2 का गुणा 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 4, 4π इंटू 10 की पावर बच्चों ये ऊपर जाएगी तो अभी प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यानी लैम्डा की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻3। अब आपके मन में एक प्रश्न है कि सर आपने पाई की वैल्यू को क्यों नहीं रखा है। बच्चों पाई की वैल्यू को हम लोगों ने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 रखते भी हैं तो यहाँ से बच्चों को 7 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। ये आप तभी रखें जब कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे पास में लिखी हो जो वो कैंसिल कर रही हो। वरना अगर आप रखना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 भी रख सकते हैं या 22/7 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी, बी हमें बताना है। तो बच्चों बी का फार्मूला होता है B0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो सबसे पहले ज़रूरी है B0 निकालना, क्योंकि बगैर B0 के बच्चों हम लोग B की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। बच्चों B0 कैसे निकालेंगे, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, E0/B0 इज इक्वल टू C। यहाँ से बच्चों E0 की वैल्यू सवाल में आपको सबसे पहले ऑलरेडी गिवन है, तो आप देख सकते हैं E0 की वैल्यू बच्चों सवाल में ये गिवन है। ठीक है, यहाँ से E0 की वैल्यू रखेंगे अपॉन B0। C की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ बच्चों यहाँ से ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट तो 10 की पावर क्या बचेगी, -7। 10 की पावर बच्चों क्या बचेगी, -7। और 10 की पावर 8 को बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 8 इक्वल में एक बच्चों क्या बचा, B0। ये बच्चों पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। -7 -8 तो आप कहेंगे -15। तो ये आ गया बच्चों क्या, B0। आपको बी की इक्वेशन बतानी है तो बी बराबर अभी मैंने बच्चों क्या बताया, B0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ से B0 की वैल्यू रखेंगे साइन बच्चों के की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे और आगे क्या लिखा है, एक्स प्लस ओमेगा
की वैल्यू ये है और साथ में क्या रख देंगे टी। बच्चों इस सवाल को हम लोगों ने लगाया है, लेकिन इससे रिलेटेड कल को अगर बोर्ड एग्जाम में और भी प्रश्न आते हैं तो आप अगर जब तक फार्मूला नहीं याद करेंगे तब तक आपसे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बच्चों यहाँ लिख दिए हैं, एक साथ आप इन फार्मूलों को जरूर याद करेंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, न्यू क्या है आवृत्ति, के बराबर क्या होता है 2 पाई/लैम्डा, न्यू बराबर बच्चों क्या होता है c/लैम्डा और बी की इक्वेशन का फार्मूला, और बच्चों ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू सी। ठीक, दूसरे का 5वां प्रश्न बच्चों आपके सामने है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं धारा सुग्राहिता की। बच्चों इस डेफिनेशन को याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले को पढ़ना सीखेंगे। आई नीचे लिखा है, इसका मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रति एकांक। आई का मतलब क्या है धारा, पाई का मतलब बच्चों क्या है विक्षेप, यानी कि किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा को हम लोग जब बहाएंगे तो जितना भी विक्षेप उत्पन्न होगा उस विक्षेप को ही बच्चों क्या कहते हैं धारा सुग्राहिता। ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ के देखिए कि किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा के प्रवाह से उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई का बच्चों ये फार्मूला। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग इस आई का एक और फार्मूला बात करें तो NaB/C होता है, जहाँ C का नाम है मरोड़ दृढ़ता। ठीक है, अब बच्चों आपसे इसमें पूछा गया था कि इसमें हम वृद्धि कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखें आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, N यानी फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल और B बच्चों क्या है चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब अगर मैं B के मान को बढ़ा दूं तब भी आई बढ़ेगा, A के मान को बढ़ा दें तब भी आई बढ़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ा दें तब भी धारा सुग्राहिता बढ़ेगी। तो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाकर तथा कुंडली के क्षेत्रफल में वृद्धि करके धारा सुग्राहिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड अगर कल को ये प्रूविंग परिभाषा ऐसे पूछी जाती है विभव सुग्राहिता की, तो हम लोग कैसे याद करेंगे। पूरी की पूरी बच्चों जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, बस यहाँ पे धारा सुग्राहिता था, यहाँ विभव सुग्राहिता, जहाँ जहाँ धारा शब्द था वहाँ वहाँ विभव लग जाएगा। तो मैंने डेटेड लाइन से क्या दिखाया, जो ये डेफिनेशन लिखी है क्या कि किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा की जगह क्या लिखेंगे विभव के प्रवाह से उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे विभव सुग्राहिता कहते हैं। यहाँ पे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। वहां पे बच्चों हम लोगों ने आई एस इज इक्वल टू 5/I पढ़ा है, यहाँ पे वी एस इज इक्वल टू 5/V पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे आई एस, यहाँ पे NaB/CR हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपसे मैंने इस प्रश्न में एक ही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मैंने उससे रिलेटेड और क्या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है उसको भी डिस्कस कर दिया है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। एक सीधा रेखी चालक है। तो बच्चों एक ब्लैक स्केच से आप देख रहे हैं, पेन से यहाँ पे बना हुआ है एक सीधा रेखी चालक तार, जिसमें क्या बह रही है धारा, और जब भी किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो आपसे पूछा गया उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो बच्चों उसको प्रदर्शित इसी तरह से किया जाएगा, राउंड इसके चारों तरफ क्या हो गया है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको इस तरह प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणों, 55 मीटर तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान है। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन धारा की। जो विस्थापन धारा क्या होती है, वो धारा जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होती है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र के मान को परिवर्तित करेंगे तो जो भी करंट फ्लो होगी बच्चों उस धारा का ही नाम होगा विस्थापन धारा। तो क्या डेफिनेशन है कि वह धारा जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। आईडी का बच्चों फार्मूला क्या है, आईडी इज इक्वल टू होता है फाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई अपॉन डी टी। बच्चों इसके बाद आप जानते हैं कि फाई का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। फाई बराबर बच्चों क्या होता है ई डॉट ए। जस्ट इसके दूसरे प्रैक्टिस सेट में जो पिछला हम लोग कर चुके हैं बच्चों, वहां पर हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था।
जो भी बच्चे लगातार सारे प्रैक्टिस सेट बच्चों अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट को मैंने दूसरे प्रैक्टिस सेट से कनेक्ट करके रखा है और पूरी फिजिक्स बच्चों धीरे धीरे करके इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। इससे पहले अगर बच्चों आप पूरी फिजिक्स के हर एक प्रूविंग को पढ़ना चाहते हैं तो आप देखिएगा चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे बच्चों फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। पूरी की पूरी बच्चों फिजिक्स की जितनी भी प्रूविंग है उसमें सॉल्व करा दी गई है, तो आप एक एक वीडियो जाके वहाँ से ज़रूर देखिए। बच्चों ID बराबर क्या हो जाएगा, अपसाइलन नॉट, पाई का फार्मूला क्या रखेंगे, E डॉट ए, यहाँ पे ए और डी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, डी ई, सॉरी ई की जगह क्या आ जाएगा, डी ई। डी क्यों आ रहा है कि बच्चों ये परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है, तो जिसमें भी परिवर्तन किया जाएगा उसमें क्या लगा देंगे, डी, अपॉन में क्या है, डी टी। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि न्यू बराबर बच्चों क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अगर इस लैम्डा का इधर मल्टीप्लाई करा दें तो सी बराबर क्या आ जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा। यानी कि क्या पता चलता है, न्यू क्या है, आवृत्ति, और लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य। इसका मतलब क्या है बच्चों, आवृत्ति और अगर तरंगदैर्घ्य का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक सी आता है। सी बच्चों क्या है, प्रकाश की चाल, और ये हमेशा फिक्स होती है 3 × 10⁸ से। इसका मतलब बच्चों क्या है, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था वो कुछ इस तरह से दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एक्स किरणें की तरंग दैर्घ्य दी गई है 55, और सॉरी एक्स किरणों की बच्चों तरंग दैर्घ्य दी गई है 10⁻−10, 55 मीटर तरंग दैर्घ्य बच्चों दी गई है रेडियो तरंगों की, और 6000 तरंग दैर्घ्य दी गई है प्रकाश तरंगों की। आपसे पूछा गया कौन सी राशि सेम है। तो बच्चों याद रखेंगे कि कोई भी चीज जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, कोई भी लाइट रे, प्रकाश या बच्चों कोई भी कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो हमेशा एक चीज फिक्स होती है, वो है आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती। तो क्या लिखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में संचरित होती हैं, अतः वे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलेंगी। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बच्चों जो चलने की स्पीड है वो सेम है इसके प्रकाश की चाल के। ठीक है, इसलिए एक्स किरणें, दूसरा रेडियो तरंगे, और तीसरा प्रकाश तरंगे, तरंगों के लिए आवृत्ति समान होगी। उसने पूछा था कि कौन सी राशि समान रहेगी, तो आप कहेंगे सभी के लिए आवृत्ति सेम रहेगी। इसके बाद बच्चों चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक के में अंतर लिखिए और उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं पहले समस्थानिक की। वे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा परमाणु भार व न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। बच्चों यहाँ से समझने वाली बात क्या है, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, और उस एग्जाम्पल से बच्चों ये तीनों डेफिनेशन बहुत आसान है। बच्चों मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, यहाँ बच्चों जेड होता है और यहाँ पे होता है ए। ए का बच्चों क्या नाम है, ए को हम लोग कहेंगे परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये बच्चों क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए, मतलब जेड में अगर ए माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या आएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको ये चीज याद रही तो आप इन तीनों डेफिनेशंस को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले समस्थानिक की। समस्थानिक में बच्चों क्या होगा कि परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि वे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक या फिर समप्रोटॉनिक कहते हैं। जैसे बच्चों आप देखिए इसमें तीनों के नीचे 1 1 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप लिखे हैं। इसमें तीनों की अगर वैल्यू देखें यहाँ पे बेस वाली, बेस में क्या होता है, परमाणु क्रमांक तीनों में सेम है, यानी कि ये क्या है, समस्थानिक है। ऊपर वाली वैल्यू बच्चों अलग अलग है, इसका मतलब ये समस्थानिक नहीं। मतलब समस्थानिक में बच्चों ये ऊपर वाली वैल्यू कैसी होगी, हमेशा अलग। केवल क्या समान होगा, परमाणु क्रमांक ही समान होगा,
ऊपर वाली वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अब बच्चों बात करते हैं संभारिक की। तो क्या होगा कि वे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित परमाणु भार समान होंगे। संभारिक परमाणु भार ऊपर वाला सेम होगा इस बार, क्योंकि नामी में संभारिक मतलब समान भार होगा इस बार। और क्या अलग होगा, परमाणु क्रमांक अलग हो जाएगा, और क्या अलग हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो वे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित परमाणु भार समान होता है तथा प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें संभारिक कहते हैं। उदाहरण बच्चों क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप और बच्चों हीलियम का एक और आइसोटोप। तो बच्चों अगर आप देखें तो ऊपर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आप कहेंगे परमाणु भार समान है, इसका मतलब ये संभारिक है। नीचे वाली वैल्यू बच्चों नहीं सेम है, इसका मतलब ये समस्थानिक नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों अगर देखें तो ऊपर 6C14 और 7N14, तो ऊपर ऊपर क्या लिखा है 14, दोनों में 14 14 14 है, इसका मतलब है परमाणु भार समान है, परमाणु भार समान है, इसका मतलब ये संभारिक है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक की। वे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तथा परमाणु भार व प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं 1s3 एवं 2h4। बच्चों यहाँ पे देखिए 1 और 2 अलग अलग है, इसका मतलब ये संभारिक सम प्रोटॉनिक नहीं है, यानी कि समस्थानिक नहीं है। ऊपर बच्चों 3 और 4 है, ये भी अलग अलग है, इसका मतलब ये संभारिक भी नहीं है। अगर बच्चों आप 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। तो क्या दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इस एग्जाम्पल में, तो 7 में अगर 3 घटाएंगे 4 न्यूट्रॉन, 8 में 4 घटाओगे 4 न्यूट्रॉन, इसका मतलब है बच्चों ये सम न्यूट्रॉनिक है। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ को समझाइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश 1.0 सेंटीमीटर से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी 1 मीटर दूरी किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की क्या डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव, इस फिगर को देखिए, आप देख रहे हैं इस फिगर में बच्चों -q है और एक +q आवेश है, यानी दोनों में आवेशों की वैल्यू बच्चों कैसी है, सेम है, और दोनों के बीच की दूरी बच्चों क्या लिखी है, 12। 12 दूरी को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अल्प दूरी। आवेश की बच्चों वैल्यू सेम है, इसका मतलब है मान समान है, लेकिन अगर आप देखिए इनके साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट का मतलब हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति अपोजिट है, विपरीत है। मान समान है, नेचर अपोजिट है। कितनी दूरी पर रखे गए, अल्प दूरी पर। जो भी फिगर बन रहा है उसी का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या डेफिनेशन है, समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि अल्प दूरी पर स्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप इस फिगर को, इस डेफिनेशंस को इस फिगर से रिलेट कर पा रहे हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों है ये। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो वैद्युत द्विध्रुव मैंने लिया ये ऊपर, इसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इधर से पढ़िए इस फार्मूले को, ठीक है। इस पूरी डेफिनेशन को बच्चों इस फिगर और इस फार्मूले से पढ़ के देखिए, रिलेट करके देखिए। ये दूरी कहाँ की है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों की। क्यू क्या है, एक आवेश, और इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस को गुणनफल, और पी को क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिएगा कैसे, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो यहाँ पे परिमाण शब्द क्यों लिखा गया है, और एक आवेश लेना है, दोनों आवेश नहीं लेने, एक आवेश। अब परिमाण शब्द बच्चों इसलिए लिखा गया है कि आप इन दोनों में कोई सा भी आवेश लें, लेकिन आपको साइन हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, यानी कि परिमाण शब्द लगाया गया है, ठीक है। बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q/12, जहाँ बच्चों P का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी कि C लिख दिया है। 12 बच्चों क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करो बच्चों आप ये दोनों डेफिनेशन समझ चुके हैं। बच्चों इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, सवाल क्या लिखा हुआ है कि 20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश एक
1.0 सेंटीमीटर की दूरी से विभेदित है। दो आवेश हैं, -20 माइक्रोकूलम और +20 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी बच्चों दी गई है सवाल में 1.0 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा गया है द्विध्रुव के ध्रुव का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल मिड पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों से 1 मीटर की दूरी पर अच्छी बिंदु पर, मतलब अच्छी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों ई का फार्मूला याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट कि अच्छी स्थिति में क्या प्रूविंग का रिजल्ट आता है, ई बराबर 1/4πε0 2p/r³। बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे बच्चों पहले आपको जो प्रूविंग मिलेगी वो यही वाली मिलेगी, ठीक है। या तो ऊपर अभी आई बटन पे लिंक आएगा, आप डायरेक्ट वहां से जाके देख सकते हैं। बच्चों 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो बच्चों ये लिखा है पी का फार्मूला, अभी मैंने बच्चों आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी वैद्युत द्विआगुण की, वहां पे कहा क्या फार्मूला था, Q × आर। बच्चों क्या है, इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी जो कि कितनी है 1 मीटर, तो 1 × 10⁻3। इसके बाद बच्चों क्या किया गया है, ये वैल्यू ऐसे लिखी गई है। तो ये लिखा है Q की वैल्यू सवाल में 20 और माइक्रो को चेंज करते हैं 10⁻6 से। 12 क्या होता है बच्चों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बच्चों लिखा गया 10⁻2। बच्चों ये लिखा गया 9 और 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 4। बच्चों यहाँ से ध्यान से देखिए 9 पावर ये और 1 पावर ये, 1 0 का मतलब 1 पावर, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 पावर, 6 ये माइनस 2 ये माइनस, तो कितनी माइनस 8 की माइनस। नचाओ के बच्चों कितने हो जाएंगे 36 और 10 में से 8 पावर चली जाएंगी तो बचेंगे कितनी 2। फिजिक्स का आंसर मानक रूप में सेट किया जाता है। तो इसका बच्चों पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर है तो आप कहेंगे बिल्कुल लास्ट में है। इस लास्ट पॉइंट को बच्चों इधर लाएंगे इनके बीच में, तो 1 पावर प्लस में बढ़ेगी तो 2 से कितनी हो जाएगी 3। तो ई का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ई का आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁻³ और ई का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस प्रश्न को भी समझ रहे होंगे। चलते हैं बच्चों इसके बाद चौथे प्रश्न पर और देखिए क्या प्रश्न लिखा हुआ है। इसी सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों इस सवाल में दो डेफिनेशन पूछी गई, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल की। तो बच्चों क्या डेफिनेशन है विद्युत वाहक बल की, देखिए विद्युत वाहक बल का मतलब बच्चों डेफिनेशन समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा फिगर समझेंगे। बच्चों जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई सेल है, ठीक है, ये एक कोई सेल है और सेल के बाहर एक कोई बल्ब हम लोगों ने लगा रखा है और यहाँ से एक तार कनेक्ट किया गया है और वो बल्ब के अंदर से बच्चों एक रॉड है, वहाँ से इसको ऐसे टच करा के लिख दिया गया, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बच्चों होती है कि जब आवेश बच्चों सेल के अंदर से चलना स्टार्ट करेगा, फिर वो सेल के अंदर से बाहर निकलेगा, फिर वो इस तार के माध्यम से उस बल्ब के अंदर जाएगा, फिर बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनती है, यहाँ से पढ़ेंगे, क्यों नीचे लिखा है तो इसके लिए हम लोग एकांक शब्द लगाएंगे। कभी भी कोई डेफिनेशन बच्चों फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं नीचे से पढ़ रहे हैं तो हमेशा एकांक शब्द लगा के पढ़ें। ऊपर वाले का नाम पढ़ेंगे और कैसा कार्य है, पूरे परिपथ का कार्य है, सेल के अंदर और बाहर का दोनों कार्य मिला के है बच्चों ये W, ठीक है। इसके बाद बच्चों ई को पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। तो क्या डेफिनेशन है कि एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर W टोटल अपॉन Q, ठीक है। बच्चों W T का मतलब क्या है, संपूर्ण कार्य, और ई का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल। फिर बच्चों बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर की। ये क्या है, इसमें बच्चों क्या होता है कि पूरा कार्य लिया जाता है सेल के अंदर और बाहर का, वो बनता है विद्युत वाहक बल। अब बच्चों टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ये केवल बाहर का कार्य होता है, बाहरी परिपथ का कार्य होता है। शब्द पे ध्यान दें, बाहर का कार्य होता है, ठीक है। तो एकांक आवेश को सेल के बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर बच्चों क्या होता है, W एक्सटर्नल अपॉन Q। एक्सटर्नल का मतलब बच्चों क्या होता है, बाहर, एग्जिट शब्द से बना हुआ शब्द है एक्सटर्नल। V बराबर W अपॉन Q।
बच्चों डब्ल्यू एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहरी परिपथ में कार्य, और वी बच्चों क्या है, टर्मिनल विभवांतर। इसके बाद बच्चों इस सवाल में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा गया 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल अभी मैंने पढ़ाया किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, ई से। तो ई की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.0। तो ई की वैल्यू बच्चों 2.0। फिर आगे क्या लिखा है, 3.9 बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध मतलब बाहर का रेजिस्टेंस, और बाहर के रेजिस्टेंस को बच्चों हमेशा कैपिटल आर कहेंगे, ठीक है, 3.9। इसके बाद बच्चों फिर क्या लिखा है, परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा कितनी दी गई, 0.5, यानी कि आई की वैल्यू बच्चों क्या है, 0.5। आपसे पूछा गया आंतरिक प्रतिरोध। तो बच्चों याद रखेंगे विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर क्या, जब बच्चों प्रूविंग की जाती है तो इसका आंसर आएगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर आपको ये प्रूविंग नहीं आती, फिर से बता रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए, सारी बच्चों प्रूविंग वहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके बाद यहाँ से बच्चों V की जगह क्या रखेंगे, आई आर। क्यों रखेंगे, क्योंकि मुझे इस सवाल में V नहीं गिवन है, तो V की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, आई आर, और ये आगे ऐसे लिखा है, ठीक है। अब सभी की वैल्यू को पुट किया गया है बच्चों, आई 0.5, आर 3.9 इक्वल ई 2.0 को 2 लिख सकते हैं, माइनस आई 0.5 इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.95, 2 ये ऐसे लिखा है, ये बिल्कुल ऐसे लिखा है बच्चों। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 में बच्चों जब इसको माइनस करेंगे तो 0.05 बचेगा, ये इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे बच्चों एक गलती करेंगे कि 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, आंसर 0.01 बताएंगे, जबकि बच्चों यहाँ से 5 कैंसिल अभी नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट जो बच्चों लगाइए 2 अंक बाद है, जबकि ये वाला जो पॉइंट बच्चों लगाइए 1 अंक बाद है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 के बाद एक 0 मान लेंगे। अब दोनों में पॉइंट सेम सेम हो गया है, तो ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर 5 बचेगा और नीचे क्या बच्चों बचेगा, 50, ठीक है। 5 को बच्चों 50 से कैंसिल करेंगे 1/10, और जब 1 में बच्चों 10 से भाग करेंगे तो 0.1, यानी आर की वैल्यू बच्चों के आगे 0.1, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं इसमें अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है, 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। आपको इस सवाल में बच्चों प्रूविंग करनी है कि 2 लेंस को अगर सटा के रख दिया जाए, संपर्क में रख दिया जाए, तो टोटल कंबाइंड फोकस दूरी का क्या फार्मूला है। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे लेंस के समान फोकस दूरी, यानी कि जो 2 लेंस थे उसमें हम लोगों को कहा गया है समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एक लेंस को हटा देना है दूसरे लेंस को, तब संयोजन का व्यवहार कैसा हो। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसकी प्रूविंग को करते हैं। इसके लिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया है कि 2 उत्तल लेंस को टच करा के रख दिया है, संपर्क में रख दिया है। पहले लेंस से बच्चों हम लोगों ने पॉइंट ए पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखी है। वस्तु से चलने वाली बच्चों प्रकाश किरण सबसे पहले लेंस पर पड़ी है, और अपवर्तन के बाद बच्चों ये दूसरे लेंस से गुजरते हुए इसका पहला प्रतिबिंब बच्चों बी पर बन रहा है। ये बना हुआ प्रतिबिंब बच्चों दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, जिससे चलकर प्रकाश किरणें फाइनली बच्चों सी पर इमेज बना रही हैं। पहले लेंस के लिए बच्चों जो वस्तु है वो ए है, और वस्तु की दूरी कितनी है, यू। इस पहले लेंस का बच्चों जो इमेज बना है वो कहाँ पे बनी है, बी पर, जिसकी दूरी कितनी है, बी डैश। यही बना हुआ इमेज बच्चों दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसकी दूरी बच्चों अगर देखा जाए तो वी डैश ही है, क्योंकि ये दोनों लेंस बच्चों बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम प्रतिबिंब बच्चों बन रहा है वो सी पर बन रहा है, जिसकी दूरी कितनी है, वी। यही बात बच्चों पूरी की पूरी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी गई है। क्या, इस चित्र में 2 उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, जिनमें पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। पहले लेंस से u दूरी पर एक वस्तु बिंदु A पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब v डैश दूरी पर बिंदु B पर प्राप्त होता है, जिसका प्रतिबिंब B पर v डैश दूरी पर प्राप्त होता है। यह प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब v दूरी पर बिंदु C पर बनता है।
अब बच्चों बात करते हैं कि इसकी प्रूविंग को स्टार्ट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या कि बच्चों 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब बच्चों बात करते हैं पहले लेंस से, ठीक है, इस फिगर को जरूर देखें, ठीक है। बात करते हैं बच्चों पहले लेंस से। तो पहले लेंस में क्या होगा कि f की वैल्यू बच्चों पहले लेंस के लिए f1 है, इस वाले लेंस के लिए। v बच्चों क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले लेंस के लिए बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बना है b पर, इसकी दूरी बच्चों कितनी बताई गई v डैश। u बच्चों क्या है वस्तु की दूरी, तो वस्तु ये है, तो पहले लेंस की दूरी कितनी है u, तो u का काम क्या कर रहा है u। फिर से समझिए f क्या है फोकस दूरी, तो पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1। v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले लेंस का प्रतिबिंब b पर बना है तो दूरी कितनी है v डैश। और u बच्चों पहले लेंस के लिए u का काम u ही कर रहा है। इन सभी की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। f की जगह f1 रखा है, v की जगह बच्चों v डैश रखा है और u की जगह u इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों बात करते हैं दूसरे लेंस में। जब बच्चों दूसरे लेंस को देखा जाए तो f की जगह क्या लिखेंगे f2 दूसरे लेंस के लिए। v की जगह बच्चों क्या देखेंगे अंतिम प्रतिबिंब ये है, तो v की जगह v ही है। वस्तु का काम कौन कर रहा है ये b, जिसकी दूरी बच्चों कितनी है v डैश। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि u की वैल्यू क्या है v डैश। इस वैल्यू को बच्चों हम लोग वापस यहाँ रखेंगे, तो f की जगह f2, v की जगह v ही है और u की जगह बच्चों v डैश है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आप क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे। बच्चों जैसे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो सेकंड ये थर्ड ये ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ से बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो ये वैल्यू ऐसे बच रही -1/u प्लस का 1/v। इसको बच्चों पॉजिटिव वाले पहले लिख लिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख लिया है। फिर समीकरण 1 से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u की जगह हम लोग मान रख देंगे। तो आप देख सकते हैं 1/v माइनस 1/u की जगह बच्चों 1/f लिखा जा सकता है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने इसकी वैल्यू ऐसे लिखी है और ये वैल्यू हो गई 1/f। सीधा करके लिख देंगे तो बच्चों ये आंसर आ गया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसके बाद बच्चों इस सवाल में एक पार्ट और का आ गया है कि यदि दूसरे लेंस को हम लोग अवतल लेंस से हटा दें प्रतिस्थापित कर दें तब इस लेंस की फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्वनि की दोनों लेंस की फोकस दूरी इन्होंने कहा था सेम था, आप देख सकते हैं समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो बच्चों यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि f1 प्लस का है और f2 कैसा होगा माइनस का। ये वैल्यू बच्चों हम लोग फार्मूला अभी प्रूव कर चुके हैं। f1 ऐसे रहेगा, f2 की वैल्यू बच्चों सवाल में -f1 के बराबर होगी क्योंकि दूसरा अवतल लेंस है। ये बच्चों वैल्यू प्लस की और ये माइनस की कट के 0 आएगा। इसके बाद 1/f बराबर बच्चों क्या लिख सकते हैं कि 0/1। इसको उल्टा करेंगे तो f बराबर 1/0। बच्चों 0 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर पहला लॉन्ग हम आपके सामने लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3×10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने अक्ष के परिता 0.25 सेकंड में 180 अंश घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत ही एक अच्छा सवाल है, इसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी है और इसके बाद एक सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहा जाता है। बच्चों आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कुंडली बनी है, एक कॉइल है। इस कॉइल के कुछ दूरी पर एक चुंबक रखा है। इस चुंबक का मोशन कभी कभार बच्चों क्या होगा कि इस चुंबक को आपको कुंडली के पास ले जाना है और फिर इस चुंबक को कुंडली से दूर ले जाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली से कभी कम और कभी ज़्यादा होकर गुजरेंगी। और आप जानते हैं कि जैसे ही बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं किसी कुंडली से टकराती हैं तो वहाँ पे आता है चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स जैसे उत्पन्न होगा और आप क्या कर रहे हैं इस चुंबक को कभी आगे और कभी पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन शुरू होगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में बच्चों परिवर्तन शुरू होता है उस जगह एक चीज़ उत्पन्न होती है जिसका नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की ही बच्चों घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि मैंने बच्चों जो इस फिगर से एक्सप्लेनेशन आपको दिया है
वही चीज यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है। क्या? जब किसी कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो ये कुंडली थी, इससे निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। तो जब किसी कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपसे इस प्रूविंग में पूछा गया था कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या नियम है। सबसे पहले फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम हैं। पहला नियम क्या है बच्चों कि किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और बच्चों इसका फार्मूला क्या है? E = -NdΦB/dt। अब यहाँ से बच्चों इस पूरी डेफिनेशन को इस फार्मूले से पढ़ा जा सकता है। कैसे? E का क्या नाम है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। माइनस को क्या पढ़ना है? ऋणात्मक। बी को पढ़ना है चुंबकीय। फाई को पढ़ना है फ्लक्स। डी को पढ़ना है परिवर्तन और dt को पढ़ना है दर। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न, जिस पे मैं उंगली रख रहा हूँ उसका नाम पढ़ूंगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस नियम को समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया आप उस तरह से पढ़ना सीखिए। इसके बाद बच्चों दूसरा नियम क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। आपने देखा था इस फिगर में कि चुंबक को इसके पास ले जाने से और दूर ले जाने से इस घटना में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल आया। तो बच्चों ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। जैसे आप चुंबक को इसके पास ले जाएंगे कुंडली से, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों इस चीज़ का विरोध करता है, और ये क्या करेगा? कुंडली अपनी तरफ से एक ताकत लगा के इस चुंबक को दूर भेजने का प्रयास करेगी। यानी आप इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको दूर भेजने का प्रयास कर रहा है, यानी जस्ट उसका अपोजिट कर रहा है, विरोध कर रहा है। जबकि प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों इसी घटना से उत्पन्न हो रहा है। तो वही बात लिखी गई है क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। इसके बाद बच्चों इस सवाल में एक सवाल भी लिखा है इस क्वेश्चन में, वो क्या था फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं। कि सवाल में कहा गया था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो बच्चों रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिरोध दिया गया आपको सवाल में 2 ओम और फेरों की संख्या बताई गई है 500। इसके बाद कहा गया है कि कुंडली का तल 3 × 10⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू गिवन है और 0.25 सेकेंड यानी टाइम की वैल्यू गिवन है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि शुरुआत में बच्चों थीटा हम लोग 0 लेंगे, इसके बाद थीटा की वैल्यू बता दी जा रही है कि 180 है, उसको रोटेट किया गया, घुमाया गया है। आपसे पूछा गया है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभव यानी कि ई की वैल्यू बतानी है और धारा आई की वैल्यू। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले फैराडे का प्रथम नियम लगाएंगे। फैराडे का प्रथम नियम बच्चों अभी ये फार्मूला बताया। यहाँ से बच्चों डी फाई को हम लोग लिख सकते हैं φ1 - φ2। ठीक है, 2 फाई उत्पन्न हो रहे हैं। फाई का बच्चों फार्मूला होता है बी ए। ठीक है, यहाँ पे 2 बार फाई लगेगा, φ1 और φ2। पहली बार एंगल हम लोग कितना लेंगे? 0, और दूसरी बार एंगल कितना लेंगे? 180। तो फाई की जगह क्या लिखा जा सकता है? बी डॉट ए। बच्चों जब डॉट साइन हटाते हैं तो कॉस आता है, तो बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 0 और एक बार क्या लिखेंगे? बी ए कॉस 180। एक बार एंगल 0 और एक बार 180। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? ई ये ऐसे लिखा है -n। कॉस 0 की वैल्यू होती है कितनी? 1, तो केवल बचेगा बी ए। कॉस 180 की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं होती है -1, तो जैसे माइनस आएगा तो ये उसको प्लस कर देगा, यानी कि प्लस का बी ए। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं प्लस का बी ए अपॉन में क्या लिखा है? डी टी। तो यहाँ से आ सकता है ई की वैल्यू -n, बी ए और बी ए बच्चों हो जाएंगे 2ba अपॉन डी टी। ई की वैल्यू माइनस का 500 इंटू एन की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखी है बच्चों, ये 2 ऐसे लिखा है। बी की वैल्यू आप देख रहे हैं सवाल में 3 × 10⁵ माइनस का 5। ए बच्चों एरिया,
कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अपन में बच्चों समय कितना दिया है, 0.25। यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि ये 500 में बच्चों 2 जीरो है और इसमें माइनस के 5 है, तो इसका मतलब है 2 जीरो प्लस 5 जीरो माइनस, तो कितने जीरो बचेंगे, माइनस के 3। और ये 5 लिखा है और बच्चों 3 का गुणा 2 से कराया तो कितना आ गया, 6। ये बच्चों पाई लिखा है। आर की वैल्यू इस सवाल में बच्चों कितनी दी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को चेंज किया था 10 की पावर माइनस 2 से, और ये आर में स्क्वायर, तो इस चीज़ को बच्चों रिपीट करके 2 बार लिख दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों यहाँ से क्या किया है कि ये 5 ऐसे लिखा है, ये वाला 6 बच्चों ऐसे लिखा है, 10 की पावर माइनस 3 ऐसे लिखी है। यहाँ से बच्चों क्या किया, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी 2 जीरो हो गए प्लस के और 2 जीरो माइनस के, तो ये 2 जीरो बच्चों और ये 2 पावर माइनस कट जाएगी, केवल क्या बचेगा, माइनस के 2। ठीक है, 5 बच्चों जिस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आएंगे। ठीक है, और ये 25 बच्चों ऐसे लिखा हुआ है और ये वाला पाई ऐसे लिखा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, 5 और 6 बच्चों, ये 5 और 25 कैंसिल हो जाएंगे 5 बार में, बचम 25। फिर 5 को बच्चों 20 से काटेंगे, 5 को 100 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो क्या आ जाएगा 6, और ये बच्चों लिखा है 20, माइनस 3 माइनस 2 बच्चों माइनस 5 हो जाएगा, और ये पाई। तो 20 का गुणा बच्चों 6 से कराएंगे, कितना आ जाएगा, 120 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसके बाद बच्चों इस सवाल में बच्चों आपको धारा भी बतानी है, तो धारा कैसे बताएंगे, आप जानते हैं बच्चों ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V की जगह बच्चों वही E लिखेंगे जो कि हम लोगों के लिए कितना आया है, 120 पाई 10 की पावर माइनस 5, 120 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू आई। आर की वैल्यू बच्चों इस सवाल में आप देख रहे हैं कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसको बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 60 पाई 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको इस बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे लॉन्ग आंसर पे। दूसरा लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि डी ब्रोगली द्रव तरंगे क्या होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। 3 पार्टिकल दिए हैं, अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कह रहे तीनों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। किस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी और क्यों। तो सबसे पहले बच्चों पूछा गया द्रव तरंगे, तो हम लोग जानेंगे कि द्रव तरंगे क्या होती हैं। डी ब्रोगली के अनुसार बच्चों, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण, कैसा कण होना चाहिए, गतिमान मतलब वो गति कर रहा है। गतिमान कण से एक तरंग उत्पन्न होती है। जब भी कोई पार्टिकल बच्चों गति करता है तो वो पार्टिकल ऐसी गति करता है कि जैसा जस्ट लाइक अ वेव, यानी कि एक तरंग के रूप में समृद्ध होती है उसकी गति। बच्चों इन तरंगों को ही द्रव तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसकी खोज वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने की थी, इसलिए बच्चों इसका नाम द्रव तरंगे भी है और क्या नाम है, डी ब्रोगली तरंगे भी हैं। अब बात करते हैं द्रव तरंगों की। अगर बच्चों तरंग दैर्ध्य को हम लोग शो करना चाहें तो कैसे शो कर सकते हैं। लैम्डा बराबर बच्चों होता है h अपॉन पी। पी क्या है, संवेग, और संवेग का बच्चों फार्मूला होता है P बराबर mv। तो इस P की जगह क्या लिखा जा सकता है, mv, और h क्या है बच्चों यहाँ पे, प्लांक नियतांक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपने द्रव तरंगों की डेफिनेशन समझ ली है कि गति करता हुआ पार्टिकल एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। इन तरंगों को ही बच्चों द्रव तरंगे कहते हैं। इसके बाद बच्चों इस सवाल में एक न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले पूछा गया इन तरंगों के गुण भी क्या है, तो जान लेते हैं कि द्रव तरंगों के क्या क्या गुण हैं। सबसे पहला, वेग अधिक होने पर, आप देख रहे हैं अभी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। बच्चों यहाँ पे देखें लैम्डा और वेग आपस में कैसे लिखे हैं, व्युत्क्रमानुपाती लिखे हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या है था, उल्टा। इसका मतलब क्या है, अगर आप v के मान को बढ़ाएंगे तो लैम्डा का मान कम होगा, और अगर आप v के मान को ज़्यादा कम करेंगे तो लैम्डा का मान ज़्यादा होगा। सेम बच्चों इसी प्रकार से है, अगर m का मान ज़्यादा होगा तो लैम्डा का मान कम होगा, और अगर m का मान बच्चों कम हुआ तो लैम्डा का मान ज़्यादा होगा। बच्चों यही सारे प्रॉपर्टीज गुण यहाँ पे लिखे गए हैं। कैसे कि वेग अधिक होने पर द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, वेलोसिटी जैसे ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा। दूसरा क्या लिखा है कि जिस कण का द्रव्यमान अधिक होगा, m की वैल्यू कैसी हो रही है, ज़्यादा, और m अगर ज़्यादा होगा तो लैम्डा की वैल्यू कम। तो जिस कण का द्रव्यमान अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। ये सारे गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तीसरा क्या है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य
कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। बच्चों ये कण की नेचर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। चौथा क्या है, द्रव तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, ये भी याद रखेंगे बच्चों। जो सारी द्रव तरंगे होती मतलब कोई भी द्रव तरंगे बच्चे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। इसके बाद बच्चों इस सवाल में लिखा है, एक न्यूमेरिकल का पार्ट भी है कि अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जाएं कैसी हैं, समान है। तो 3 पार्टिकल बच्चों दिए हैं और तीनों की गतिज ऊर्जाएं कैसी हैं, सेम है। तो यानी कि दिया गया है गतिज ऊर्जा अल्फा कण की, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की और गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की, तीनों ही बच्चों कैसी हैं, सेम। ठीक है। अब आप बच्चों जानते हैं कि लैम्डा का एक फार्मूला और होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जब पढ़ा जाता है तो लैम्डा बराबर होता है बच्चों h/2m_k। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया है, वहाँ पे इस फार्मूले को हम लोग बच्चों डिस्कस भी कर चुके हैं। तो लैम्डा बराबर h/2m_E_k। E_k बच्चों क्या है, गतिज ऊर्जा। अब बच्चों आप देख रहे हैं लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती लिखा है, तो m और E_k। लेकिन बच्चों E_k का इस सवाल में कोई जिक्र नहीं है क्योंकि तीनों ही गतिज ऊर्जाएं सेम हैं, यानी E_k का इफेक्ट बच्चों इस लैम्डा पे सबके लिए सेम है। तो हम कहेंगे जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा उसका लैम्डा सबसे कम है, और जिसका द्रव्यमान सबसे कम है उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है √m के। आप बच्चों जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा अल्फा कण दोनों से ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का बच्चों जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों से ही कम होता है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, सर्वाधिक होगी। क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, m की वैल्यू कम, तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब हम बच्चे कह सकते हैं कि हमसे जो सवाल में पूछा गया था कि किस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको उसका द्रव्यमान सबसे कम है। बच्चों कल का अगर प्रश्न यही आता है ऐसे कि किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर बच्चों पूछी जाए तो वो अल्फा कण की होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बच्चों इसका मास सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इन तीनों पार्टिकल में बच्चों अल्फा कण का मास सबसे ज़्यादा है, मास ज़्यादा होगा तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होगी। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगर बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे बच्चों और एक नए प्रैक्टिस सेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी पसंद लग रही हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको बच्चों शाम को 6 बजे इस प्रैक्टिस सेट की हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।